हेलो बच्चों, कल बच्चों आपका गणित का 8th क्लास का पेपर है, तो उसके लिए एक सैम्पल पेपर हमने तैयार किया है। मुझे उम्मीद है ये आपके पेपर की प्रैक्टिस करने में आपको मदद करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये आपके क्वेश्चंस हैं जो इससे पहले भी गणित का सैम्पल पेपर 8th क्लास का बना चुके हैं हम। आप लोग वो से भी वीडियो में देख लें। और ये देखें दूसरा, इसमें जो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया है वह है गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखें। तो देखें बच्चों, ये आपकी जो प्रश्नावली 1.1 है उसमें केवल 3 ही क्वेश्चन है। 3 भी कैसे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन के 3 भाग हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन दूसरा है बस। ठीक है, तो ये टोटल मतलब आपके 4 क्वेश्चन आप कह सकते हैं दिए हैं। ठीक, और इनमें गुणधर्म जो हैं, पहले क्वेश्चन के तीनों भाग में तो केवल गुणधर्म ही प्रयोग होने हैं और दूसरा सॉल्व करना है थोड़ा गुणधर्म लगा के। ठीक, तो यहाँ पर ये पूरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपने पूरा अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ठीक है, इसका एक पार्ट हमने पहले वाले सैम्पल पेपर में दे दिया था, अब ये दूसरा है, पर फिर जो एक और बच जाता है इसका पार्ट वो भी आपने तैयार कर लेना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो है आपका कि -4/5 गुणा में 1 बराबर 1 गुणा -4/5 और इसका उत्तर आ रहा है -4/5। तो बच्चों ये जो है यहाँ पे गुणा 1 की हो रही है, तो इसलिए ये आपका गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, 1 से गुणात्मक तत्समक है ये। तो ये आपका चौथा आंसर हो गया इसका। इसके बाद देखें दूसरा क्वेश्चन, समीकरण का हल करना है 5t - 3 3t - 5। यहाँ t का मान आपने बताना है। तो देखिए 5t, यहाँ पर ये t की बजाय आपका x y z कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो ABC से लेकर मतलब z तक कुछ भी हो सकता है। 5t, इसको फिर से अच्छे से लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि आपको वो सॉल्व करके समझा देते हैं। 5t - 3 बराबर में 3t - 5। अब देखें यहाँ जैसे t दिया है तो आपको यहाँ कुछ भी मिल सकता है ABCD में। ठीक है, तो जो भी चर वाली संख्या है उनको एक तरफ ले लें। तो जैसे ये बराबर का जो बीच में निशान आपको दिया हुआ है, ये समझें आपका एक बैरियर है बीच में। ठीक है, इस बैरियर के आपने कुछ संख्याओं को बस साइड बदलनी है, एक जैसी जो संख्याएं हैं उनकी साइड बदलनी है। ठीक है, तो अब आपको जब बैरियर से यूँ समझें कि दूसरी तरफ जाना है तो आपको कुछ टैक्स देना होगा। टैक्स देने के लिए क्या है कि आपको यहाँ पर यहाँ क्या होगा, आपका साइन बदलेगा। तो वो जो साइन बदल रहा है वो समझें आपका टैक्स है। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों। सवाल में कुछ मुश्किल नहीं है, फिर भी बच्चे छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। तो देखें ये 5t है, तो बीच में बराबर का निशान, और दूसरी साइड जो है ये हमारी राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है। ठीक है, तो राइट साइड में जो t वाला अंक है ये 3t है, तो इसको इस साइड लाएंगे, साइड बदली तो ये यहाँ पर देखें इसके आगे कोई निशान नहीं है, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 5t - 3t। ठीक है, याद रखें बच्चों ये निशान आपने माइनस का ज़रूर लगाना है। इसके बाद देखें यहाँ जो बच गई संख्या, क्या बच गई, -5 -5 ऐसे का ऐसा लिखेंगे। और ऐसे ही अब ये जो -3 इस तरफ 5t के बाद जो बच गई है संख्या, इसकी भी आप साइड बदलेंगे। तो साइड बदलेंगे तो ये माइनस का है, तो आपका ये बदल के प्लस का 3 हो गया। ठीक, अब देखें ये 5t - 3t, ये प्लस का, ये वाला माइनस का है। ठीक है, तो 5 में से 3 को आप घटा देंगे, संख्या से संख्या घटेगी, t में से कुछ नहीं बदलेगा। ठीक, तो 5 में से 3 घटाया 2 हो गया, 2t हो गया, और यहाँ बराबर का निशान के साथ आपके पास देखें ये -5 है और ये +3 है। ठीक है, तो यहाँ -5 मतलब 5 में से 3 घटा देंगे, 5 में से 3 गया 2। अब जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है बच्चों, 5 है, तो उसके साथ वाला निशान आपके उत्तर में भी रहेगा -2। तो इस तरह से अब ये आपका क्या बन गया, t बराबर -2/2। ये वाला जो t के साथ वाला 2 है, अब इसकी भी साइड बदल के ये भाग हो जाएगा और 2 से 2 कट गया, आपका उत्तर आ गया -1। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर तो जैसे मान लो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको वैसे सॉल्व करने भी आ सकते हैं 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, है ना। तो आपने उनको समझदारी से हल कर लेना है। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। चलो तो अब देखते हैं इसका जो ऑप्शन है वह कौन सा हो जाएगा आपका, -1, ये रखा वाला।
ठीक है, ये -1 आपका आंसर हो गया। ऊपर वाले का आंसर था गुणात्मक तत्समक, ये 1 का गुणात्मक तत्समक है। आगे देखें तीसरा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण जो समांतर चतुर्भुज होता है, देखें इसके जो सम्मुख कोण होते हैं वह एक दूसरे के हमेशा बराबर होते हैं। ठीक, तो आंसर आ जाएगा आपका बराबर। वह संख्या जो पूर्ण घन संख्या नहीं है। अपूर्ण घन संख्या, ठीक है, आप इसके अभाज्य गुणनखंड से कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं ये आपकी छोटी संख्याएं हैं जिनसे आपको पता चल जा रहा है कि ये कितने का हो सकती हैं। तो देखें 215 जो है वह किसी का पूर्ण घन नहीं बनता है, तो 215 जो संख्या है वह आपकी पूर्ण घन संख्या नहीं है। 1 से लेकर 10 तक के घन की संख्याएं सब बच्चे अच्छी तरह से याद कर लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है एक समबहुभुज जिसकी 3 भुजाएं हैं। अब देखो क्वेश्चन में लिखा है समबहुभुज और 3 भुजा वाला, तो 3 भुजा वाला तो त्रिभुज होता है ना। अब वो कह रहे हैं वो तीनों भुजाएं बराबर हैं, सम है, तो ये इस तरह से बनेगा। तो इसको क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज, ठीक है, या फिर सम त्रिभुज कह देंगे इसे। तो आपने इसका आंसर समबाहु त्रिभुज है तो वो लगाएं, सम त्रिभुज है तो ये लगा दें, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए 4 भुजाएं भी आ सकती हैं, 6 भुजाएं भी आ सकती हैं। ये आपका 3.1 का दूसरा क्वेश्चन जो है उसके भाग हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपके 6 भुजाएं भी हैं, 4 भुजाएं भी हैं। तो देखिए 3 भुजाएं वाला जो है वह त्रिभुज हो गया, पर सम बात को ज़रूर याद रखें, मतलब बराबर भुजाएं हैं। तो ऐसे ही अगर 4 भुजाएं वाला होगा सम में तो वह वर्ग कहलाएगा, और अगर 6 भुजा वाला आप ले रहे हैं तो वह सम षडभुज कहलाएगा। याद रखें इस बात को, सम षडभुज, षड मतलब 6, ठीक है। तो 6 भुजाओं वाला बराबर 6 भुजाओं वाला बहुभुज। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। तो एक बहुभुज जो होता है उसके सभी कोणों का योग 360 होता है। जैसे मान लो आप भी हम लोग जैसे ये चतुर्भुज बनाएं तो इसके यहाँ एक कोण हो, यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से ये जो बाह्य भुज बन रहे हैं इनका कोण का मान पूछा गया है, तो ये हो गया 360, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है वह आलेख जो एक संपूर्ण और उसके भागों में संबंध दर्शाता है। तो देखें बच्चों, जो आलेख हैं, इससे पहले वाले सैम्पल पेपर में हम लोगों ने दंड आलेख पढ़ा था, दंड आलेख और द्विदंड आलेख, ठीक है। तो अपने जो सिलेबस में इसके बाद क्या है, जो वृत्त आलेख है, वृत्त चित्र जिसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा वह वही आएगा, यानी पाई चार्ट या फिर वृत्त चित्र, ठीक है। आप उसे पाई चार्ट भी कह सकते हैं क्योंकि इसी में संपूर्ण, ये जैसे सर्कल जो बनाते हैं हम पाई चार्ट में, ये संपूर्ण होता है। इसके भागों में बीच बीच में से जो इसके भाग बनाए जाते हैं उनमें क्या संबंध है ये दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये पाई चार्ट हो गया। इसके बाद आगे देखें, एक चतुर्भुज जिसमें 2 आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। तो 2 आसन भुजाएं, देखें ये इस तरह से आसन भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, तो वो बताना है आपने कौन सा चतुर्भुज होगा। तो ये वाला चतुर्भुज होता है बच्चों पतंग, तो इसका आंसर जो है आपका आएगा पतंग। आगे है सभी वर्ग संख्याओं के अंत में इकाई स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होता है। तो देखो वर्ग संख्याएं पूछ रहे हैं। वर्ग संख्याएं जैसे आपने मान लो 1 का वर्ग निकालते हैं आप, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 2 बार तो ये 1 ही आएगा। ऐसे ही 2 का अगर वर्ग निकालना है, 2 से 2 की गुणा करी और 4 आ गया, इस तरह से आपने करना होता। तो ये जो यहाँ पर लिखा है ये बिल्कुल सत्य लिखा है कि किसी भी वर्ग संख्या के अंत में इकाई स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे किसका क्या है। जैसे 0 तो 0 का ही हो गया, 1 1 का ही हो गया, 4 जो है 2 का हो गया, 5 जो है 25 अगर हम 5 का करते हैं तो 5 इकाई स्थान पर है, 6 जो है वो 6 का हो गया, 36 का इकाई स्थान 6 होता है। ऐसे ही 9 जो है आपका वो आपका 3 तिया 9 पे आता है, तो 9 हो जाएगा, ठीक। तो ये सत्य है। अगला देखें, सभी वर्ग चतुर्भुज होते हैं। ये भी बिल्कुल सत्य है क्योंकि वर्ग जो है वह चतुर्भुज हो सकता है क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें 4 भुजाएं होती हैं, है ना।
तो वर्ग चतुर्भुज हम इसको कह सकते हैं। ठीक, तो ये भी आपका सत्य हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन दिए हैं वह 11 से 13 तक के जो क्वेश्चन हैं वह सभी 2-2 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस में देखें 25 और 26 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं ये बताना है। तो बच्चों इसके लिए मैंने आपको बहुत आसान सा सूत्र बताया था कि आप कुछ नहीं करना, आप सिर्फ 2n याद रखें। ठीक है, n जो है हमारा वो ये 25 हो गया, मान लो आप ऐसे लिख सकते हैं, माना 25 जो है बराबर n और 26 जो है बराबर n+1। तो ये जो लगातार वाली संख्याएं होती हैं उनके वर्ग के बीच की संख्या निकालने के लिए आप 2n का सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखें इसका आंसर 2 हो गया और n क्या है हमारा 25, तो गुणा में 25, तो 25 दूनी 50, तो इसका आंसर क्या आया बच्चों 50 आया कि 25 और 26 के वर्ग जो बनेंगे उनके बीच में 50 संख्याएँ होंगी। आगे देखते हैं, संख्या 32 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो संख्या 32 का वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड लेने होंगे और फिर इसको भाग करके देखना होगा। जैसे ये हो गया हमारा 6 पर, तो फिर 8, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 गुणा 5, इस तरह से आपके वर्ग जो बनाने के लिए अब आपके यहाँ ये और भी आगे भाग होएगा और 6 आ जाएगा। तो 6 जो सॉरी बच्चों यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, आपको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालने। इस क्वेश्चन में सीधा पूछा गया है 32 का वर्ग, तो 32 को आपने 32 से ही गुणा करना है बस। ठीक है, 32 से गुणा करेंगे तो आप इस तरह से करके बिल्कुल देख सकते हैं इसको। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1024। तो 1024 32 का वर्ग है। ठीक, आपने इसमें और कुछ नहीं करना, अभाज्य गुणन निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सीधा वर्ग पूछा है। तो जिस संख्या का वर्ग पूछा जाए, जैसे मान लो 2 का वर्ग पूछा जाए आपसे, तो 2 को 2 से गुणा कर देंगे 4 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर है 32 का वर्ग, मतलब 32 को 32 से गुणा कर दिया गया और 1024 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो पूर्ण घन जानने के लिए आपको इनको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो अगर आपको याद होगा तो आप फिर भी बता सकते हैं, जैसे 216 जो होता है वह भी एक घन संख्या होती है और 1000 जो है वह भी एक घन संख्या होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा है पूर्ण घन नहीं है, तो इसमें कोई भी नहीं है, दोनों ही पूर्ण घन संख्या हैं। आपको उत्तर कारण के साथ दे देना है, क्योंकि दोनों के जो अभाज्य गुणनखंड है वह पूरे त्रिक करेंगे। ठीक, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपको दिया है, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। तो यहाँ पर देखें कि जो भी कोई इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, भुजाओं की संख्या दी पूछी गई है, तो आपने जो अंतःकोण है, अंतःकोण तो आपका हो गया 165 डिग्री का। ठीक है, अब जो बाह्य कोण जो होता है, मान लो ये इस तरह से आपके पास कोई कोण है, ये अंदर का कोण हो गया, ये बाहर, अगर इसको पूरे को इकट्ठा कर दिया जाए तो ये 180 डिग्री बनता है। ठीक है, तो बाह्य कोण जो है वो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 180 में से घटा देंगे 165 को, तो हमारे पास आ गया 15। तो जो 15 डिग्री है वह हमारा बाह्य कोण है। तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए अब आप क्या करेंगे, 165 बटे में 15। ठीक, और इसको काट लेंगे। तो बच्चों ये आपका हो गया यहाँ पर 100 जो हमारा था 300, जो पूरी भुजाएं जो होती हैं बहुभुज के सभी बाह्य कोण जो होते हैं उनका माप टोटल होता है 360, और एक बाह्य कोण का माप आ गया अपने पास 15 डिग्री। तो इसको इससे भाग करेंगे तो 24 भुजाएं आपका उत्तर आ जाएगा। तो भुजाओं की संख्या कितनी है, 24। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9122
25 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका घनमूल के लिए आपको इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है। 5 से इसे जैसे आगे भाग करते जाएं और घनमूल पूछा गया है तो आपने त्रिक बनाना है। मतलब कोई भी संख्या जो यहाँ भाग वाली आएगी, जैसे 5 ही आ रहा है तो 5 गुणा 5 गुणा 5, ये एक त्रिक होगा। तो मतलब 3 5 होने चाहिए, या कोई भी संख्या जो है वह 3 होनी चाहिए, 2, जो भी जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है। फिर उनमें से एक एक संख्या लेकर 5 का जैसे केवल एक 5 लिया, और अगली मान लो 2 है तो उसका भी एक 2 लिया, और इस तरह से गुणा करने पर आपका आंसर जो है घनमूल आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 5 दूनी 10 अगर हम लिखें तो ये 10 हो गया, और इस तरह से इसका आंसर निकलेगा। तो आपने इसका आंसर खुद निकाल के देखना है। अब अगले क्वेश्चन में लिखा है किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल जो है वह है वहाँ। तो यहाँ पर बच्चों आपने क्या करना है, जैसे ये 441 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और वर्ग पूछा है तो इसका मतलब जो भुजा हैं वह सारी बराबर होंगी। तो देखें इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे आप। मान लिया एक जो वर्ग की एक भुजा है उसको x मीटर मान लेते हैं, ठीक है, x मीटर, इसको पूरा मीटर ही लिख लें, मीटर, ठीक। तो वर्ग जो होता है उसका क्षेत्रफल, उसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा बच्चों, भुजा गुणा में भुजा, भुजा गुणा में भुजा, ठीक है। तो भुजा गुणा में भुजा जो आप देते हैं उसका मतलब x गुणा में x, यानी कि x का स्क्वायर, ठीक। तो ये जो x का स्क्वायर है ये किसके बराबर हो गया, 441 मीटर स्क्वायर के, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में जो है पहले ही लिखा है जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। तो हमारा सूत्र क्या था, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर में x का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमें पहले ही दिया हुआ है 441 बराबर में ये x का स्क्वायर। तो अब ये जो वर्ग है इसको हम इस हटा देंगे और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे, और जब इसका स्क्वायर रूट फिर हम निकाल के देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो 441 को ऐसे लिख के और उसके अभाज्य गुणनखंड आप निकालेंगे, तो आपका जो आएगा आंसर वो आ जाएगा लास्ट में 21, ठीक है। तो 21 मीटर उसकी एक भुजा होगी। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 243 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो क्वेश्चन में ही लिखा है गुणा करने पर, ठीक है। तो 243 को जब आप अभाज्य गुणनखंड विधि से जब निकालेंगे तो देखें ये आपका किस तरह से बनेगा। देखें ये 243 जो है ये लास्ट में 3 है, उस हिसाब से अंदाज़ा लगा के हम इसे भाग कर सकते हैं। मान लो 3 से भाग करा इसे, 3 8 24, 1, फिर 3 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे ये 9, और फिर 3 से करेंगे 3, और लास्ट में फिर 3 से 1। तो इस तरह से हमारे पास 3 कितने आ गए, 1 2 3 4 5 आ गए। तो 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, इस तरह से आप 5 बार लिखेंगे। अब ये देखें 3 के जोड़े बना लेंगे, और ये एक जो है न संख्या 3 की बच जाएगी। तो ये जो संख्या आपकी बच गई है एक बच्चों, इसी से आप 243 को गुणा करेंगे, ठीक है। तो 243 को गुणा किया 3 से। तो क्वेश्चन में जो पहला भाग था कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, ये हमारी कौन सी आ गई, 3, ठीक, ये 3 आ गई। अब इसको अगर आप आगे करना चाहें, जैसे 243 को 3 से गुणा कर लिया तो जो हमारा आंसर आएगा वह आएगा 729, ठीक है। और 729 जो है वह पूर्ण घन संख्या है, ठीक। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में समांतर चतुर्भुज
में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। तो देखें ये एक्स वाई जेड इनके मान ज्ञात करने हैं, बहुत आसान है बच्चों। जैसे ये एक 100 दिया हुआ है, ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी 100 हो गया, ठीक। अब उसके बाद हम यहाँ आसन कोण देख सकते हैं। आसन कोण जो होते हैं उनका मान कितना होता है 180 डिग्री, जो एक अभिनिष्ट बिंदु पे मिल रहे हैं। तो 100 तो आपको पता चल गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 100, 180 माइनस 100 करेंगे तो सीधा 80 आ जाएगा, ठीक। तो ये वाला जो एंगल है वो आपका 80 डिग्री का। इसी तरह से नीचे जेड की तरफ देखेंगे तो जितना एक्स का आया है उतना ही जेड का आएगा। तो ये हमारा अगर एक्स है आपका तो समझे ये भी उतना ही सेम होएगा, ठीक है। अब 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वें क्वेश्चन, अच्छा सॉरी, इससे पहले ये जो 7 वाला क्वेश्चन है ये भी इसी तरह से आपने करना है। समांतर चतुर्भुज है, उसकी सामने की भुजाओं को देखकर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये देख लें, ये एक्स और जेड जो हैं ये आपके एकांतर अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो जो जेड का मान आएगा वही इसका भी मान आएगा, ठीक। ये 112 है, तो इधर वाला जो है आप आसन भुजा का कोण के माप से इसको निकाल सकते हैं, ठीक। तो अब देखें 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन में यहाँ पर आपको अब पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। तो ये पाई चार्ट आप बना लेंगे। पाई चार्ट बनाते समय हमेशा आपको जो उसकी संख्या है उन पे ध्यान देना है कि एक केंद्रक के साथ में जो संख्या आएगी उसी से हमें पता चलता है एंगल कैसा होना चाहिए, तो वो ज़रूर लिखें, ठीक है। तो पाई चार्ट इस तरह से बना लें आप। पाई चार्ट केंद्रीय कोण का जो भी आपको पता चले वो लिख के और फिर पाई चार्ट बना लें। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पेपर बच्चों पूरा हो जाता है। सैम्पल पेपर है, कल आपका पेपर, उसके लिए ये आपकी मदद करेगा, इसे प्रैक्टिस कर लें। और चैनल को जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि पेपर टाइम में आपको वीडियो आसानी से जल्दी मिल जाए। तो बच्चों ये आप अब कर लें। धन्यवाद बच्चों।